हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ वो है जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी जल्द ही आने वाले 1 महीने के अंदर पब्लिश होने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट है इंजीनियरिंग में या डिप्लोमा होल्डर है तो इस पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या हो, आपकी इंजीनियरिंग से संबंधित डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। इसके बेस पे आप रेलवे की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, जूनियर इंजीनियर का लेवल 6 बेसिक पे इनिशियल स्टेज पे 35,400 रहती है। तो मैं आपको कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट बताना जा रहा हूँ कि कौन कौन सी पोस्टें रहती है और कौन कौन सी पोस्टों का नेचर कैसा रहता है और इसका आगे का एवेन्यू प्रमोशन के लिए क्या रहता है। तो दोस्तों, जब भी जूनियर इंजीनियर का इंडेंट पब्लिश होता है, वैकेंसी रेलवे बोर्ड के द्वारा सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस के द्वारा पब्लिश करी जाती है। तो उसके में जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट और सीएमए केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट और केमिकल सुपरवाइज़र रिसर्च एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइज़र रिसर्च की वैकेंसी नोटिफाई की जाती है। तो दोस्तों, मैं कुछ बेसिक सी टर्म एंड कंडीशन आपको बताने जाऊंगा। जो है 3/2024 को जब हमारा इससे पहले वाला नोटिस निकला था उसमें कुछ कुछ कंडीशनें थी, उसी के बेस पे ही इस बार की नोटिफिकेशन रहेगी। हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा, इसमें कुछ वैकेंसी का चेंज रहेगा। तो दोस्तों, पहले क्या था, पहले पिछली बार जो हमारी वैकेंसी लिखी थी वो 7,951 वैकेंसी कुल पब्लिश करी गई थी। इसमें से दोस्तों लेवल 7 यानी कि केमिकल सुपरवाइज़र रिसर्च एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइज़र रिसर्च लेवल 7, जिसका बेसिक पे 44,900 रहती है और उसके लिए एज क्राइटेरिया रहता है 18 से 36 वर्ष। तो उसमें भी कुछ वैकेंसियाँ नोटिफाई करी गई थी। पिछले वर्ष उसकी 17 वैकेंसी थी। और जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट और लेवल जो कि लेवल 6 का है, इसमें भी 7,934 वैकेंसी पिछली बार पब्लिश करी गई थी। तो दोस्तों, इस बार हमें उम्मीद है कि कम से कम वैकेंसी रहेगी 2600 से 2500 के बीच में वैकेंसी इस बार रहेगी दोस्तों। तो कम से कम इस बार इतनी वैकेंसी तो नहीं है जो प्रीवियस टाइम पब्लिश हुई थी, लेकिन फिर भी इस बार कम से कम इतनी उम्मीद है कि 2500 2550 के आसपास वैकेंसी रहेगी। तो दोस्तों, इस बार भी बहुत ही अच्छा मौका है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं जिसके ज़रिए आप रेलवे में नौकरी पा सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी एक मैं आपको आज की डेट में आरआरबी की खासियत बताने जा रहा हूँ कि पहले क्या रहता था कि एग्ज़ाम होता था और उसमें फाइनल स्टेप तक पहुँचने और साथियों को ज्वाइन करवाने तक के समय में कम से कम 4 या 5 वर्ष लग जाते थे। और आज की डेट में ये ट्रेंड चला हुआ है कि जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दी जा रही है। तो दोस्तों, हालांकि आपने देखा ही होगा कि जो टेक्नीशियन कैटेगरी, टेक्नीशियन वर्ग की जो अभी हाल ही में 2024 में जो वैकेंसी निकली थी 2024 में, तो उसके कैंडिडेट को अभी 2025 में ज्वाइन करवा दिया गया है। तो दोस्तों, वो CN था हमारा अप्रैल 2024 में निकला हुआ था और उस पर आज 1.5 साल में ही रेलवे के द्वारा कंप्लीट कराया गया है। तो देख लो कितनी ही बड़ी उपलब्धि है। और मैं आपको बताने जाऊं तो ये जो 3/2024 का आप देख रहे हो, आज की डेट में इसमें रेलवे के द्वारा फाइनल पैनल कहीं कहीं बन गया है और कहीं बनने जा रहा है। तो देख लो 1 साल के अंदर ही, 1 साल के भीतर ही, 1 साल 1.5 साल के भीतर ही ज्वाइनिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है रेलवे की तरफ से। तो दोस्तों, आप अगर जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो कुछ बेसिक सी कंडीशन के साथ आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए और अपनी तैयारी ज़ोर शोर से करिए ताकि आप अच्छे पद पर पोस्टिंग पा सको। क्योंकि 35,400 इसका बेसिक पे रहता है और आगे के लिए भी आपका काफ़ी कुछ प्रमोशन एवेन्यू बना रहता है। क्योंकि एकदम से आप लेवल 7 में चले जाते हो, यदि आप टेक्नीशियन वर्ग में रहते हैं तो आपको जेई बनते बनते काफ़ी टाइम लग जाता है और कहीं तो कई बार तो ऐसा रहता है कि सीनियरिटी में किसी का नंबर आ ही नहीं पाता, तो वो टेक्नीशियन वर्ग में ही रिटायर हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इसके तहत
लेवल 6 में नौकरी पा सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बताना चाहूँ कि एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो एज 18 से 36 वर्ष रहेगी। तो ये आप देख ही पा रहे होंगे कि 18 से 36 वर्ष के कैंडिडेट यहाँ पे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक सी कंडीशन मैं आपको बताने जाऊँ दोस्तों, बाकी तो आपको जब CN इशू हो रहेगा तो उसमें आपको मिल ही जाएगी। तो इसके लिए क्या रहता है, सबसे बड़ी आपके लिए एज क्राइटेरिया SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट रहती है, OBC के लिए 3 वर्ष की, और UR EWS के जो कैंडिडेट रहेंगे उसकी 3 वर्ष की, और OBC नॉन क्रीमी लेयर जो एक्स सर्विस मैन है उसको 6 ईयर, जो आप ये स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों फ़ीस तो इसकी 500 रुपया रहती है जनरल कैंडिडेट के लिए, जिसमें से 400 आपकी जब आप एग्ज़ाम में अपेयर रहते होते हो तो आपको रिफ़ंड हो जाती है। और यदि आप कैटेगरी से संबंधित हो, SC ST, एक्स सर्विस मैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस से हो, तो आपको फ़ीस दोस्तों 250 लगती है, 250, जो पूरी की पूरी रिफ़ंड हो जाती है जब आप फर्स्ट CBT एग्ज़ाम में अपेयर होते हो। तो दोस्तों ये तो था आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि आपकी रिजर्वेशन में। और सबसे बड़ी मैं आपको बात बताऊं तो दोस्तों इसमें क्या रहता है कि जो जनरल साइंस के क्वेश्चन रहते हैं, और ये CBT 1 और 2 का आपको मैं बता दूं कि ये 90 मिनट का पेपर रहेगा, 120 मिनट का पेपर रहेगा सॉरी, और 100 मार्क्स रहेंगे। PWB कैंडिडेट के लिए 120 मिनट का रहेगा और 90 मिनट का रहेगा जो साधारण कैंडिडेट हैं CBT 1 का। तो दोस्तों आप ये देख पा रहे होंगे इसकी CBT 1 और CBT इसके 2। CBT 1 का मार्क्स क्या रहेगा, मैथमेटिक्स में 30 नंबर का पेपर आता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 का, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर के, और जनरल साइंस 30 नंबर की। तो टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम रहेगा, और उसमें से मिनट रहेंगे 90 मिनट में आपको ये करना पड़ेगा। और दूसरा दोस्तों आपको बताने जाऊँ, दूसरा है CBT 2, और इसमें आपको मिनट मिलेंगे 120 मिनट, और 120 मिनट में 90 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो 90 क्वेश्चन का क्राइटेरिया जो आपको बताऊं तो दोस्तों इसमें क्या रहता है, CBT 2 में जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स का आएगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 मार्क्स की आएगी, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 10 नंबर का, बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल 10 नंबर का, और टेक्निकल एबिलिटी। तो दोस्तों इसमें टेक्निकल एबिलिटी का काफ़ी सारा रोल रहता है कि जो भी कैंडिडेट जिस भी फील्ड से है, टेक्निकल कैडर से हैं, तो सबसे बड़े उनको यही एज है कि अपनी ही कैटेगरी में भरें, और अपनी कैटेगरी को देखते हुए ही जूनियर इंजीनियर की पोस्ट को फिल करें, ताकि आपको यहाँ पे उस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों आपको पता ही है कि यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रिकल की कुछ पोस्टें इसके द्वारा पब्लिश की जाती है, इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, तो एक रहती है जूनियर इंजीनियर सिविल, और उसके बाद एक पोस्ट रहती है DMS डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट और CMA। तो दोस्तों DMS के लिए कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है जिसके पास डिप्लोमा है, या BTech होल्डर है, या मास्टर इन टेक्नोलॉजी में है, तो वो DMS के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद दोस्तों CMA केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट भी हैं, जो भी आपकी पोस्ट रहेगी। तो दोस्तों जब भी ये CN जारी होगा तो उसके ध्यान से देखने पर आप इस पोस्ट को प्रॉपर तरीके से भरिए। तो दोस्तों ये है आपकी क्वालिफ़िकेशन जो आपकी स्क्रीन पर रहेगी। अगर आपको प्रेफरेंस का जब मौका मिलता है तो प्रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग ही भरिए, क्योंकि प्रेफरेंस का ये रहता है कि अगर आप अपने फील्ड में कोई जॉब पाते हो तो उसमें काफ़ी कुछ बेनिफिट आपको बाद में फ्यूचर में भी मिल जाते हैं। क्योंकि यदि आप मैकेनिकल से इंजीनियरिंग करते हो या मैकेनिकल से इंजीनियर करी है, और अगर यदि आपने गलती से इलेक्ट्रिकल वाले ट्रेड में भर दिया तो फ्यूचर में भी आपको प्रमोशन के टाइम या अन्य में थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जो आपकी इंजीनियरिंग से संबंधित फील्ड होएगी उसमें आपको पहले से ही प्रैक्टिकल ज्ञान रहेगा, थोड़ा थ्योरेटिकल ज्ञान भी रहेगा, तो इसमें काफ़ी कुछ बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों आपको अभी ये एनालिसिस करना होता है कि कौन से जोन से भरी जाए आपकी, जिससे सिलेक्शन पक्की हो सके। तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे जोन हैं जिनकी मेरिट काफ़ी हाई जाती हैं, जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़ और कोलकाता, और कुछ ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ से मेरिट काफ़ी हाई जाती है। तो दोस्तों जैसे अपना
जम्मू श्रीनगर का बोर्ड है उसमें मेरिट काफ़ी कम जाती हैं, तो आप ऐसे ऐसे बोर्ड को प्रेफर कर सकते हो। तो ये प्रीवियस जो कट ऑफ रहती हैं उसको देखते हुए आप अपनी प्रेफरेंस चूज कर सकते हो कि कौन सी आरआरबी से एग्ज़ाम भरा जाए और कौन से डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन यूनिट या कहीं कौन सी रेलवे में अपनी प्रेफरेंस दी जाए। तो दोस्तों मैं आपको बताने चाहूँ तो जो आपकी वर्कशॉप या ओपन रेलवे की जूनियर इंजीनियर की जॉब है वो थोड़ी सी टिपिकल रहती हैं, क्योंकि एक तो इसमें आपकी स्टेबिलिटी नहीं रहती कि आपकी पोस्टिंग परमानेंट नहीं रहती। आपको 3 4 5 जो भी जितना इनका टेन्योर रहता है सेंसिटिव पोस्ट का लगभग 4 वर्ष का रहता है, तो उसके बाद आपकी ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह कर दी जाती है। तो इसके लिए आपको मैं बताने जाऊँ तो कुछ ऐसी हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट रहती हैं जिसमें आप पेपर फिल कर सकते हो। तो उसमें सिलेक्शन होने के बाद आपको ये एज मिल जाता है कि आपकी कम से कम ट्रांसफ़र नहीं होती, उसी ही यूनिट के दायरे में आपको काम करना पड़ता है। तो वहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी काफ़ी कन्फर्म रहती है जब तक कि आप अपनी एप्लीकेशन नहीं लगाते। तो दोस्तों जब भी आप इसकी प्रेफरेंस भरें तो बहुत ही ध्यानपूर्वक भरें, क्योंकि जो आपका ये डिसीजन रहेगा कि कौन से आरआरबी से आपने एग्ज़ाम भरना है वो भी कुछ सिलेक्शन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कदम है। क्योंकि ये जो आप स्टेप चूज करोगे उसमें क्या रहता है कि किसी जोन की कट ऑफ कुछ 5-10 नंबर हाई जाती हैं, किसी की कम जाती है, तो उसमें ही आपको सिलेक्शन होने ना होने का थोड़ा सा डर रहता है। तो जब भी आप अपना आरआरबी चूज करें जिसमें आप फिल करना चाहते हैं तो थोड़ा एनालिसिस करने के बाद ही उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, और ताकि आपकी सिलेक्शन के कुछ और होने के चांसेस बढ़ जाएं। तो दोस्तों धन्यवाद। ये तो थी कुछ बेसिक सी टर्म, तो मैं जब भी ये सीएन जारी होगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा ताकि आपको पता लग सके। वैसे मैं आपको बता दूं तो ये जल्द ही लगभग 1 महीने के अंदर अंदर ये सीएन जारी होने वाला है। तो दोस्तों अपनी तैयारी ज़ोर शोर से रखो ताकि आप जूनियर इंजीनियर साहब बन सको। तो दोस्तों ऐसे ही और जानकारी के लिए मेरे इस चैनल से यूं ही बने रहें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करें और उन्हें लाइक सब्सक्राइब करने को बोलें। थैंक यू।